बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बामकसद एक मस्बत सोच के साथ मैं हूँ सारा मीर और मेरे साथ हैं अली शेख। अस्सलाम वालेकुम। और हमारा आज का मौजू है कोरोना वायरस। आप सोचेंगे कि कोरोना वायरस पे तो बहुत गुफ्तगू हो चुकी है, बहुत से प्रोग्राम्स आ चुके हैं, बहुत से टॉक शोज हो चुके हैं और बहुत ही ज़्यादा जो सैर हासिल मालूमात हैं वो आवाम को मिल चुकी हैं। लेकिन हमने इसको एक मुख्तलिफ ज़ाविये से देखा, परखा, उन टॉक शोज़ को भी देखा है और जो कि बिला शक व शुबा बहुत ही मुस्तफ़ीद हुए हैं हम लोग सब लोग उससे। तो लेकिन आज हम इसको एक मुख्तलिफ तरीके से बयान करना चाहते हैं। नवंबर में हमने सुना था कि कोरोना वायरस एक वायरस है जो दुनिया में चाइना से शुरू हुआ और वहाँ से फैलना शुरू हुआ और वहाँ पे लोगों की अमवात उसके बायस होने लगी। फिर वो वेस्टर्न कंट्रीज़ में जैसे कि अमेरिका बहुत मुतासिर हुआ, फिर इंग्लैंड बहुत मुतासिर हुआ, फिर इटली और स्पेन में बहुत ज़्यादा तबाही उसकी वजह से हुई। हालांकि ये तरक्की याफ्ता ममालिक थे, फिर भी वहाँ शरह अमवात बहुत ज़्यादा थी और कोई वैक्सीन नहीं थी, कोई दवाई उनकी समझ में नहीं आई, कोई उनको ऐसी चीज़ें समझ में नहीं आई कि जिससे वो लोगों को अमवात से बचा सके और उससे पूरी दुनिया में खौफ व हरास फैल गया। लेकिन पाकिस्तान में ये काफ़ी देर के बाद इंडिया पाकिस्तान इस खित्ते में ज़रा देर से पहुंचा। 16 मार्च को हमारी मुअज़्ज़ज़ हुकूमत ने लॉकडाउन का कंप्लीट लॉकडाउन का फ़ैसला किया और पूरे मुल्क में यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस, स्कूल्स और मार्केट्स वगैरह को बंद कर दिया गया, जो कि मैं समझती हूँ कि बहुत खुशाइंद इक़दाम था। उसकी वजह से कोरोना वायरस जो है वो आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पर फैला और उतनी देर में लोगों को आगाही और शऊर मुकम्मल तौर पर देने की कोशिश की गई, जिसमें हमारी हुकूमत को भी बहुत क्रेडिट हम देना चाहते हैं। और बहुत से डॉक्टर्स ऐसे हैं जिन्होंने कोरोना वायरस की अलामात के बारे में बताया, उसमें लोगों को शऊर मिला। तो उतनी देर तक लॉकडाउन था और आहिस्ता आहिस्ता से लोग आसानी से उसके साथ चलते रहे। लेकिन जब ईद उल फितर आई तो स्मार्ट लॉकडाउन गवर्नमेंट की तरफ से अनाउंस किया गया, जिसमें मार्केट्स को एक लिमिटेड टाइम के अंदर खोला गया और लोगों ने शायद SOPs को फॉलो नहीं किया, तो कोरोना वायरस बहुत तेज़ी से फैला। तो अली, आप क्या समझते हैं कि अब मौजूदा सूरत हाल क्या है? अभी जो मौजूदा टोटल पेशेंट्स की तादाद है वो है 271,887। उसमें से 236,596 जो हैं वो सेहतयाब हो चुके हैं, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है और एक बहुत बड़ी बात है, जिसके लिए हमें मुबारकबाद पेश करनी चाहिए हमारी गवर्नमेंट को। जो कि अभी तक ज़ेर इलाज मरीज़ हैं उनकी तादाद 29,504 है। और जब हम बात करते हैं इस डिक्लाइन की, तो इस डिक्लाइन का सबसे बड़ा क्रेडिट जाता है हमारे कंप्लीट लॉकडाउन को, उसके बाद हमारे स्मार्ट लॉकडाउन्स को, जो कि मुख्तलिफ़ शहरों के मुख्तलिफ़ इलाकों में मुख्तलिफ़ वक्तों में किया गया और उस इलाके की कोरोना वायरस के मरीज़ों की तादाद को एक बड़े बाअसर तरीके से कम किया गया। जिस तरह के उसमें लाहौर और इस्लामाबाद के काफ़ी सारे इलाके शामिल हैं, जो कि अब उस लॉकडाउन में से निकल चुके हैं और वहाँ पर काफ़ी सारी बेहतरी आई है, वहाँ पर ज़िंदगी मामूल की तरफ लौटना शुरू हो गई है। हमारे इसमें एक बहुत बड़ा हाइक तब आया जबकि ईद उल फितर आई। ईद उल फितर की वजह से एक जो लॉकडाउन उठा और दुकानें खोली, लोगों ने SOPs की वायलेशन की ईद से पहले, ईद के बाद, तो उसकी वजह से एक स्पाइक आया जिसमें एक दिन में 6,400 केसेस तक रिपोर्ट हुए। लेकिन अब हमारा जो डेली केसेस की तादाद है वो 1000 से 1200 के दरमियान है, जबकि हमारे जो हालिया मरीज़ हैं उनकी तादाद 5 दिन से अगर कंपेयर किया जाए तो काफ़ी हद तक कम हो चुकी है। और इसमें सबसे बड़ी बात है कोऑपरेशन फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट के दरमियान। फेडरल गवर्नमेंट ने पूरी तरह कोशिश की है, जहाँ तक हमें समझ आई है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को सपोर्ट करने की और एक कोऑपरेशन के साथ उन्होंने इस पूरे निज़ाम को हैंडल करने की कोशिश की है, क्योंकि इसकी कोई नज़ीर पहले मौजूद नहीं थी। तो ये सबके लिए, चाहे ख़्वाह वो मगरबी ममालिक हों, ख़्वाह मशरक़ी ममालिक हों, सबके लिए एक नई चीज़ है और इस चीज़ का सामना करना एक बहुत बड़ी बात है, ख़ास तौर पे एक ऐसे मुल्क के लिए जिसको बहुत सारे मुश्किलात का सामना है, जिनके अंदर कर्ज़े और जिनके अंदर हमारे माशी हालात, हमारे सिक्योरिटी के मसाइल। तो अगर हमें इंडिया से अगर हम अपने आप को कंपेयर करें, गो कि हमारा उनसे कंपैरिजन नहीं, क्योंकि वो हमसे तादाद में बहुत ज़्यादा है, लेकिन हमारे रेट ऑफ इन्फेक्शन और हमारी परसेंटेज ऑफ इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा कम है।
वैसे भी गवर्नमेंट ने बार बार आगाही भी दी है और बहुत से और लोग हैं जो काम कर रहे हैं कि SOPs को जितना आप फॉलो करेंगे उतना ही आप इस वायरस से बच सकते हैं। तो आप क्या समझते हैं कि इससे हमारी इकोनॉमी किस तरह से, जैसे कि सुन रहे थे हम बाहर के ममालिक का तज्जिया अपने ऊपर कि जी कंप्लीट लॉकडाउन रखें, तो हमारी गवर्नमेंट ने स्मार्ट लॉकडाउन में उसको तब्दील किया, और आप क्या समझते हैं कि इसके हमारे इकोनॉमी पर क्या असर है? जबकि बहुत बुरी खबरें आ रही थी कि कोरोना से तो उतनी तबाही नहीं आई जितनी कि कोरोना के बाद कहत से आ जाएगी और लोग भूख से अफलास से मरने लगेंगे, गुर्बत की लकीर से पाकिस्तान में ज़्यादातर लोग नीचे चले जाएंगे, बेरोजगारी बेइंतहा फैल जाएगी। तो आप क्या समझते हैं कि इस वक्त उस हवाले से फिर क्या सिचुएशन है? सबसे पहले तो यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन UCL के रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की जो ट्रांसमिशन रेट है वो लोएस्ट 4 कंट्रीज़ में है। मतलब कि आप तमाम 200 से ज़ायद ममालिक हैं दुनिया में, आप उन सब में से लोएस्ट 4 कंट्रीज़ में से पाकिस्तान एक है जिसका ट्रांसमिशन रेट सबसे कम है। और डेली मेल की नोबेल लॉरेट हैं एक माइकल लुएट, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ की है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की और उनके इस इक़दाम की, जो कि पहले इतना कॉमन भी नहीं था, पॉपुलर तो बहुत दूर की बात है। बाकी ममालिक में स्मार्ट लॉकडाउन का कॉन्सेप्ट जो है वो मेरा ख्याल है पहले कुछ ममालिक में से पाकिस्तान सबसे आगे था जिन्होंने ये इंट्रोड्यूस करवाया, और उसका बहुत एक मुस्बत हमें नतीजा सामने आया, हमें मिला। जैसे कि आपने सवाल किया, अब उसकी तरफ अगर आएँ, हम इकॉनमी की बात करें तो पाकिस्तान की इकॉनमी काफ़ी बेहतर रही है अगर आप इनको पिछले 3 महीने से कंपेयर करें। सबसे बड़ी बात ये कि जब कंप्लीट लॉकडाउन हुआ था तब काफ़ी सारे ममालिक में दुनिया के कंप्लीट लॉकडाउन हुआ, तो उनकी वजह से एक इकॉनमी बिल्कुल स्टैंड स्टिल पे आ गई थी। पूरी दुनिया में रिसेशन आ गया था, बैंकरप्सी हो गई थी, बहुत सारे बिजनेसेस को बंद होना पड़ा, बहुत सारे बिजनेसेस जो कि शुरू भी नहीं हुए थे उनको पहले से अपनी इन्वेस्टमेंट निकालनी पड़ी। तो इसकी वजह से छोटे पैमाने पे भी और बड़े पैमाने पे भी बहुत ज़्यादा नुकसान पूरी दुनिया को उठाना पड़ा, और बहुत सारी कर्ज़ों के अंदर पूरी दुनिया के ममालिक डूबना शुरू हो गए, जो कि मुख्तलिफ बैंक मसलन एशियन डेवलपमेंट बैंक और वर्ल्ड बैंक इन सब शामिल हैं जिन्होंने एड करने की कोशिश की इन मुल्कों को बाहर निकालने के लिए। तो पाकिस्तान का जो स्मार्ट लॉकडाउन का आइडिया था उसकी वजह से पाकिस्तान की इकॉनमी को एक अनकम्पेरेबल बाकी ममालिक की निस्बत एक अनकम्पेरेबल स्टेबिलिटी मिली है, जिसकी वजह से एक बेहतरी आ गई है उसकी आप कहा जा सकता है उसकी प्रोडक्टिविटी में। और जी, हालांकि इसको बहुत अपोज किया गया और हमारी अवाम ने और अपोजिशन ने कहा कि हुकूमत को कोई ख्याल नहीं है किसी का और कोरोना इससे बहुत फैलेगा, लेकिन जिसने घर से बाहर निकलना है वो निकलेगा और जिसने नहीं निकलना। और बिल्कुल कंप्लीट लॉकडाउन इसलिए भी वर्क नहीं करेगा क्योंकि एक जितनी देर तक आप इसको बढ़ाते जाएंगे तो एक ह्यूमन नेचर की और एक इंसानी नज़रिए की और इंसानी परसेप्शन के बिल्कुल खिलाफ है अपने आप को घर में बंद कर लेना और तमाम तरह एक्टिविटी बंद कर देना। तो लोग एक वक्त के बाद लोग तंग आ जाएंगे और फिर वो आपकी गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना बंद कर देंगे, और फिर इससे हमें खदशा हो सकता है रिबेलियन का, इससे हमें खदशा हो सकता है कि एक लॉ एंड ऑर्डर की खराबी होगी, लोग बाहर निकलेंगे। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था जिससे बात करनी बहुत ज़रूरी थी, वो हैं एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स। एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स वो हैं जो कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इनको रिकग्नाइज़ किया है, और ये वो पेशेंट्स हैं जिनके अंदर कोरोना पाया जाता है लेकिन उनके अंदर उस चीज़ के कोई भी सिम्टम्स मौजूद नहीं होते हैं और वो एक बंदे से दूसरे बंदे के अंदर वो डिजीज़ ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। ये जो एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स होते हैं, ये मेरा ख्याल है पाकिस्तान में तो इनकी तादाद काफ़ी ज़्यादा होगी, क्योंकि हमारी एक कम्युनिटी, क्योंकि इस चीज़ को मेरा ख्याल है 3-4 सोर्सेज से मैंने चेक किया है, इस चीज़ को वाकई क्रेडिबिलिटी मिली है कि जो साउथ एशिया है जिसमें बांग्लादेश है, इंडिया है, पाकिस्तान है, इनकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर जिस किस्म की हम लोग फ्यूम्स और जिस किस्म की हम लोग स्मोक वगैरह और इस चीज़ों को सर्वाइव करते हैं, ऊपर से हमारी बैक्टीरियल और वायरल बीमारियाँ जितनी भी हैं, जिनके अंदर डेंगू है, मलेरिया है, बिल्कुल ऐसे ही है। और हमारे खाने पीने की आदत भी हैं जिनमें हम देसी चीज़ें, घर के खाने बहुत ज़्यादा खाते हैं और वेस्टर्न कंट्रीज में फास्ट फूड्स बहुत खाए जाते हैं और ज़्यादा बल्कि मिर्च मसाले भी पसंद करते हैं, तो उसकी वजह से एक आपकी मैदे की, आपकी स्टमक की और आपके लंग्स की एक इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है वक्त के साथ साथ। तो उस इम्यूनिटी की वजह से जो वीक वायरसेस होते हैं और जो वीक बैक्टीरिया होता है वो हमारी बॉडी पे इतनी आसानी से असर नहीं कर पाता। दो कि ये खुशी और दुख दोनों की बात है एक वक्त में, लेकिन इन हालात में ये हमारे लिए खुशी का बायस हो सकता है। बिल्कुल, हमें इससे बहुत फ़ायदा हुआ असल में,
और जहाँ के बहुत सी हमारी पब्लिक ने इस बात को माना ही नहीं कि कोरोना कोई वायरस है और कोई फैला हुआ है और वो इतना खतरनाक हो सकता है। और बहुत से ऐसे लोग भी थे। मैं आपसे यही पूछना चाह रहा था कि आपका क्या सोच है इस पे और आपका क्या रुझान है इस बारे में? कुछ हमने देखा पिछले 4 महीने में जितना भी नुकसान हुआ, जानी नुकसान हुआ, माशरती नुकसान हुआ, इस सब के बाद आपको क्या लगता है कि कोरोना वायरस वाकई में एक कॉन्स्पिरेसी है या फिर ये जितनी भी अमवात हुई, जितने भी लोग बीमार रहे, अस्पताल बने, क्या-क्या कुछ हुआ, क्या-क्या इक़दाम लिए गवर्नमेंट ने, हमारी गवर्नमेंट ने, दुनिया भर की गवर्नमेंट्स ने, तो आप उसके बारे में क्या सोचते हैं? जी, मैं तो बिल्कुल आपको बता सकती हूँ बहुत आसानी के साथ कि ये बिल्कुल भी कॉन्स्पिरेसी नहीं है और ये कोरोना वायरस एक हकीकत है। वो अच्छा। इसलिए कि मैं और मेरी फैमिली इस चीज़ से खुद गुजरी हूँ। अच्छा। हम पहले ही ये एहतियाती तदाबीर कर रहे थे और मैं आपको अगर बताऊं तो जो हम कोरोना वायरस के बारे में मैं सब वीडियोस बहुत शौक से देख रही थी। इमरान खान साहब खुद जो अपनी पब्लिक को अवेयर करने के लिए कर रहे थे और फिर बहुत सारे डॉक्टर्स बता रहे थे, बहुत से लोग अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे थे, तो मैं बिल्कुल देख रही थी और मैं उन एहतियाती तदाबीर पे अमल भी कर रही थी और मेरे घर वाले सब कर रहे थे। इसके बावजूद एक दिन ये हुआ कि मेरे एक फैमिली मेम्बर को मलेरियल सिम्टम्स सामने आए और जब हमें उस वक्त माइंड में नहीं रहा और मलेरिया के लिए हम डॉक्टर पे चले गए और हमने मेडिसिन वगैरह स्टार्ट की। ब्लड प्रेशर हाई हो गया, बुखार बहुत तेज़ हो गया और 2-3 दिन के बाद मुझे फील हुआ कि मुझे भी फ्लू हो रहा है और बुखार हो रहा है, बट मेरी आंखों में जो है वो बहुत ज़्यादा जलन हो रही है। अच्छा। बहुत ज़्यादा, जो कि आम कभी वैसे नहीं हुई। अच्छा। तो उस वक्त मैंने जल्दी से अपने घर में सब फैमिली मेम्बर्स को आइसोलेशन में कर दिया। हम सब आइसोलेट हो गए और हमने कोरोना के लिए जो भी वीडियोस में देख रहे थे फैमिली डॉक्टर्स के साथ रब्ता किया। और मैं यहाँ पे अपने फैमिली डॉक्टर्स को बहुत थैंक यू भी कहना चाहूँगी जिन्होंने दिन रात हमें गाइड किया मुझे और आधी रात को भी फ़ोन कॉल्स को आंसर किया और उन्होंने बताया कि आप आइसोलेट हो जाएं, घबराना बिल्कुल नहीं है आपने। और जो भी टैबलेट उन्होंने बताई वो हमने लेनी शुरू कर दी और साथ पैनाडोल लेनी शुरू कर दी, सना मक्खी ली हमने और लौंग और अदरक का कहवा हमने पिया और इसके अलावा खजूर लेते रहे। तो और सना मक्खी के बारे में आप क्या कहेंगे? ये वाकई मुफीद है या फिर ये एक जिसको कहा जा सकता है एक टोटका या एक अफवाह या क्या आपके इस बारे में, क्योंकि इसकी 300% मेरा ख्याल है इसकी कीमत बढ़ गई है मार्केट में। जी, ये बहुत अफसोस की बात है कि 300% कीमत बढ़ा दी गई है और लोगों को उससे महरूम किया जा रहा है। वैसे मैं आपको सना मक्खी के बारे में अब इस वक्त तो कंप्लीट बात बता सकती हूँ। सना मक्खी इफेक्टिव है, नो डाउट इफेक्टिव है, बट उसके कुछ ऐसी भी चीजें सामने आई हैं कि उसको बहुत ज्यादा नहीं लेना चाहिए। और ऐसे लोग जिनकी इंटेस्टाइन्स कुछ वीक हैं या स्टमक कुछ वीक है तो उनके लिए ये थोड़ी डेंजरस भी हो सकती है अगर आप बहुत ज्यादा लेंगे। तो वो तो आपने सुना ही होगा, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। तो बाज लोग जो है वो सना मक्खी दिन रात और शाम और ये वो, तो वो 1 कप डेली आप ले सकते हैं और उसमें सना मक्खी की जो मिकदार है वो बहुत कम डालने की जरूरत है, बहुत ज्यादा आपने उसको इस्तेमाल नहीं करना। अदरक और देसी लहसुन और लौंग बहुत इफेक्टिव वाकई रहा है, इसके दरमियान आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। और ये जो आप लेते हैं मल्टीविटामिन्स, कैल्शियम लेनी है, विटामिन डी लेनी है, उसकी कमी आप ना होने दें। अगर आप यहाँ पे खास बात गौर करें तो जो हमारे लोग हैं जो धूप में बहुत ज़्यादा घूमते हैं, दुकानदारी करते हैं, रेडी वगैरह लगाते हैं, फल और सब्जी वगैरह बेचते हैं, उनमें कोरोना वायरस काफ़ी कम देखने में आया है। तो जो ये रिसर्च थी कि विटामिन डी बहुत इफेक्टिव है, अगर आप में विटामिन डी लेवल ठीक है तो आप कोरोना वायरस से बच सकते हैं। सॉरी टू कट यू, लेकिन एक चीज़ इसमें नाकाम हो गई जो कि लोगों का बड़ा इस चीज़ के बारे में बिलीफ था, इस चीज़ में कि गर्मी आएगी और कोरोना वायरस खत्म हो जाएगा। वो मुमकिन नहीं हो सका मेरा ख्याल है। जी, वो मुमकिन नहीं हुआ। एक थोड़ी शायद स्लो डाउन हुआ होगा, लेकिन मुकम्मल तौर पर कोई जिस तरह बात की जा रही थी कि ख़त्म हो जाएगा उस तरह की कोई चीज़ सामने नहीं आई। जी, ये आपने बहुत ही इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे कर दी कि लोगों में ये मिसकंसेप्शन एक मैं कहूँगी कि था कि धूप तेज़ होगी, टेम्परेचर हाई होगा तो कोरोना वायरस खत्म होगा। कोरोना वायरस एग्जिस्ट भी करता है और ये बड़ी तेज़ी से फैलता भी है लोगों में एक दूसरे से। अगर आप सोशल डिस्टेंसिंग को नहीं रखेंगे, मास्क नहीं लगाएंगे, हैंड वॉशिंग नहीं करेंगे और अगर आप जो आपको एहतियाती तदाबीर बताई जा रही हैं उस पर अमल नहीं करते तो बहुत तेज़ी से फैल सकता है और बहुत ख़तरनाक भी हो सकता है। और अलामात ऐसी भी हैं कि कोई अलामत है ही नहीं और आपको कोरोना वायरस हो सकता है, आपको पता भी नहीं चलेगा और इसके आफ्टर इफेक्ट्स भी हैं। अच्छा, मैं यहाँ ये भी बताती चलूँ कि ये काफ़ी देर तक बॉडी में चलता है और बेशक 10-15 डेज बाद ये डेड हो जाता हो बॉडी में,
मगर वो कहते हैं जी री इन्फेक्शन नहीं हो सकती और रीएक्टिवेट नहीं हो सकता। लेकिन मैं खुद इस चीज़ से गुजरी हूँ और अभी अब 2 मंथ्स हो गए हैं, लेकिन मैं समझती हूँ कि इसके आफ्टर इफेक्ट्स हैं और वीकनेस होती है, नींद ना आना हो सकता है, ब्लड प्रेशर हाई रह सकता है आपका, और इसके अलावा आपको स्टमक प्रॉब्लम कुछ अरसे तक चल सकता है। तो आपको एहतियात करनी है और इतनी जल्दी आप बिल्कुल जो है वो नहीं कह सकते कि मैं बस बिल्कुल ठीक हो गया और अब मैं जो मर्जी करूँ। तो वो जो एहतियात है वो आपने चलने देनी है, और अभी वैसे भी खतरा कायम है, खतरा टला नहीं है, खतरा है जी। क्योंकि बिल्कुल बात ऐसी ही है कि एक ऐसी चीज़ है जिसको मैंने पहले भी जिसका जिक्र किया है कि इसकी कोई मिसाल नहीं है जी। एक मॉडर्न दुनिया में इसकी कोई मिसाल मौजूद नहीं है। अगर हम इसको ट्रेस किया भी जा सकता है तो 100 साल पीछे जा सकते हैं, और 100 साल पहले की दुनिया में और आज की दुनिया में बहुत फर्क है। बिल्कुल, लेकिन टेक्नोलॉजी में बहुत फायदा उठाया जा रहा है। जैसे आजकल डॉक्टर्स को भी, मैंने कल एक हॉस्पिटल को विजिट किया है और मैंने खुद वहाँ देखा कि डॉक्टर्स को जो उन्होंने रिसोर्सेज दिए हैं, मोबाइल्स दिए हैं, उस पर वो हेल्पलाइन पे कॉन्स्टेंटली आई थिंक 922 वो अवेलेबल होते हैं। डॉक्टर्स को तो वाकई ट्रिब्यूट पेश करना चाहिए कि जितनी और अपनी जान की बाजी लगाते हैं, जिस तरह बिल्कुल हमारे आर्मी के अफसरान बॉर्डर पे खड़े होते हैं उस टाइम में, जहाँ पर वो लोग फ्रंट लाइन पे, बिल्कुल फ्रंट लाइन पे। इस प्रोग्राम के हवाले से हम डॉक्टर्स को ट्रिब्यूट पेश करते हैं, बहुत शुक्रिया अदा करते हैं अपने तमाम पाकिस्तानियों की तरफ से कि उन्होंने फ्रंट लाइन पर रहकर अपनी जानों की बाजी लगाकर, और बहुत से डॉक्टर्स इसमें अपनी जान की बाजी हार भी गए हैं, और बहुत से यंग डॉक्टर्स भी इसमें क्योंकि उस वक्त कोरोना की पीक थी तो उनकी भी हम बात हुई हैं, तो उनके लिए भी हम दुआगो हैं और बहुत ही ज़्यादा डॉक्टर्स का शुक्रिया अदा करते हैं। और अभी भी डॉक्टर्स ऑनलाइन हेल्प कर रहे हैं और लोगों को गाइड कर रहे हैं। अब लोगों का ये फर्ज है कि वो डॉक्टर्स की गाइडलाइंस के ऊपर अमल करते चले। हमारी फेडरल गवर्नमेंट की कॉपरेशन का भी मुझे लगता है हमें बहुत शुक्रिया अदा करना चाहिए कि किस तरह उन्होंने प्रोविंशियल गवर्नमेंट के साथ कॉपरेट किया इनिशियल फेज में। मेरा ख्याल है पार्टी डिफरेंसेस होने के बावजूद जिस तरह सारी पार्टीज चली हैं इस मखसूस वायरस के लिए, वो काफ़ी इफेक्टिव हुआ है और उन्होंने वो पार्टी और पॉलिटिक्स अपनी जगह, लेकिन कोरोना वायरस को हैंडल अच्छे तरीके से किया गया है जी। मेरा ख्याल है इस एपिसोड का इख्तिताम करते हुए सबसे पहले तो हम उनको ट्रिब्यूट पेश करना चाहेंगे जिन्होंने बेलॉस राशन और डोनेशंस दिए प्राइम मिनिस्टर के फंड में भी, और अपने ज़ाती तौर पे भी सदक़ात और ज़कात दी, और उसके अलावा राशन दिया लोगों के घर, जो कि बहुत मेरा ख्याल है हमारी सबसे पहली ज़रूरत खाना है। तो उसमें आटा, चीनी, दाल और तेल जो कुछ भी वो लोग दे सकते थे, लोग जिसकी भी मदद कर सकते थे उन सब की मदद की, और इससे मेरा ख्याल है कि इसकी नज़ीर में पूरी दुनिया में नहीं। बिल्कुल ऐसे ही है, पाकिस्तान में लोगों ने, मुखैर हजरात ने और स्टूडेंट्स ने, सब ने बढ़ चढ़ कर गरीबों की मदद की है, और मेरा ख्याल है कि बेलॉस और बहुत दिल खोल कर मदद, जो कि मेरा ख्याल है कि इतना शऊर शायद हमारी आवाम के पास अभी नहीं है, लेकिन टाइगर फोर्स का इनिशिएटिव भी मेरा ख्याल है बहुत अच्छा है, जो कि वक्त के साथ साथ बहुत सारी तब्दीली ला सकता है हमारे नौजवानों में ख़ास तौर पे। और इसके अलावा जो प्लाज्मा का जो डोनेशन है, जो कि इसके ऊपर कुछ लोगों ने कमाई करने की भी कोशिश की, जो कि मेरा ख्याल है एक काफ़ी तकलीफ़देह बात है, लेकिन जिन्होंने अपना प्लाज्मा डोनेट किया, जिन्होंने बग़ैर किसी पैसों के, बग़ैर किसी किस्म के इरादे के अपना प्लाज्मा बीमार लोगों में दिया, उन लोगों के लिए मेरा ख्याल है उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए और उनके लिए एक शुक्रगुजार होना चाहिए कि उन्होंने बहुत बड़ा काम किया कि इंसानी जानें बचाई उन्होंने अपना प्लाज्मा देकर जी, और हम उनके बहुत शुक्रगुजार हैं। और जो गवर्नमेंट ने ऐप निकाला वो भी मेरा ख्याल है काफ़ी एक अच्छा इक़दाम है, जिसके जरिए आप काफ़ी सारी चीज़ों को एक्सेस कर सकते हैं, काफ़ी सारी मालूमात हासिल कर सकते हैं। और हमारी इस्लामाबाद की यूनिवर्सिटी ने एक लोकली मैन्युफैक्चर्ड वेंटिलेटर भी तैयार किया, जो कि बहुत कमेंडेबल बात है, क्योंकि हमारी साउथ एशिया में और कोई भी मुल्क ऐसा काम नहीं कर सका जो कि पाकिस्तान ने करके दिखाया, और उस वेंटिलेटर को अप्रूव भी कराया गया और फिर उसके बाद उसका इस्तेमाल भी किया जा रहा है और मुख्तलिफ अस्पतालों में भेजा भी जा रहा है। तो मेरा ख्याल है कि इससे हमारी इम्पोर्ट्स पे भी काफ़ी अच्छे असरात मुरतब हुए। बिल्कुल। और मेरा ख्याल है कि यंग डॉक्टर्स, हमारे जितने भी लोगों ने डोनेशन दिए, और इन सब लोगों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहिए। जी बिल्कुल, हमारे पाकिस्तानियों में बहुत पोटेंशियल है, जैसे कि आपने सब लोगों की तारीफ़ की और सबका शुक्रिया अदा किया। तो आखिर में मैं अपनी आवाम से सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि कुछ बातें अभी भी मुझे ये सुनने में आ रही हैं
कि ज़िंदगी और मौत अल्लाह ताला के हाथ में है, तो कोई एहतियात की शायद ज़रूरत नहीं है, SOPs की ज़रूरत नहीं है। ज़िंदगी और मौत बेशक अल्लाह ताला के इख्तियार में है, लेकिन एहतियात के साथ। एहतियात बहुत ज़रूरी है। अपनी एहतियात कीजिए, घर वालों के लिए एहतियात कीजिए और एक अच्छी ज़िंदगी गुजारिए।